everyone, how are you doing? I hope you are just fine. This is S. Priyadarshi, and in this video lecture, I am going to talk about a very important, about a very interesting and amazing topic, that would be the basics of English grammar, fundamental of English grammar. So guys, you must watch this video lecture right till the end. तो गाइज, आज जैसा कि मैंने बताया है और यहाँ लिखा भी है कि फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और मैंने जैसा कि कहा भी था कि शुरुआत से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल ओ लेवल से चलेंगे। तो आज उस चीज़ का विधिवत आज आगाज हो चुका है। आप लोगों के लिए ग्रामेटिकल जो टॉपिक है, ग्रामर का जो सेक्शन है, उसकी ये विधिवत शुरुआत है। तो शुरुआत से हम लोग चलते हैं बिल्कुल ओ लेवल से। तो ये जो मैंने लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो चूंकि हम लोग एक ग्रामर की विशद जानकारी लेंगे और उसकी जानकारी लेने से पहले हमें उसके जो नींव है, उसके जो फाउंडेशन है, उसकी आधारभूत बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उन तमाम चीज़ों को जान लेना यह अति आवश्यक होता है। क्योंकि कहा जाता है गाइस कि अगर आप बहुमंजिली इमारत बनाना चाहते हो या आप गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, उसका फाउंडेशन भी उतनी ही मजबूत होना चाहिए। उसी तरीके हम लोग आज इस बात को भी देखेंगे इसमें कि ये फाउंडेशन क्या होता है, ग्रामर का फाउंडेशन क्या है, कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कैसे इसका हमारे लिए ये पढ़ना जरूरी क्यों है, और एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना आवश्यक है। क्योंकि हमारा एक ही टारगेट होता है एग्जाम को क्रैक करना। तो हम पढ़ेंगे उसी दृष्टिकोण से और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रख करके। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज कि फाउंडेशन या जो बेसिक्स है हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है महज, और लैंग्वेज की एक अलग, इस लैंग्वेज की एक अलग बात है, इस लैंग्वेज की अलग प्रेस्टीज है, अलग स्टेटस है दुनिया में। तो पहली बात हम जानते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है, उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज पे आएंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है, आखिर व्हाट इज अ लैंग्वेज, व्हाई डू यू स्टडी लैंग्वेज, व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में जानना क्यों आवश्यक है, और लैंग्वेज से संबंधित और भी तमाम चीजें या तमाम जानकारियां क्या है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ लैंग्वेज। योर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लैंग्वेज, राइट? So it has a very simple definition. I make it very clear. A language is a medium of communication. Right? That's it. A language is a medium of communication. सिंपल डेफिनेशन है इसका। आप हिंदी में भी समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो मैं बाइलिंगुअल चलूँगा, इंग्लिश में लिखूँगा, बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा इसकी हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल चलेंगे हम लोग। तो अ लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसको हम आप कह सकते हैं कि अपने मन की बात, हृदय की बात या दिल की बात
दिल की बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को ही लैंग्वेज कहा जाता है। अपने मन की बात फिर से सुन लें वंस अगेन, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को ही लैंग्वेज कहा जाता है। वेरी सिंपल, याद रहेगा। तो ये हो गई लैंग्वेज की डिफिनीशन। अगर आप इससे और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहो, अगर आप इससे और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहो, हम एक और भी इसको और भी तरीका में बता सकते हैं कि लैंग्वेज वह साधन है, लैंग्वेज वह साधन है जिससे मनुष्य अपने विचारों को बड़े ही सरलता, स्पष्टता और पूर्णता के साथ प्रकट करता है। हो गई। अब मैं इस चीज में जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं कि लैंग्वेज वह साधन है जिससे मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेत के माध्यम से, तीन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं। पहला लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरी बात हो गई सांकेतिक माध्यम। तो लिखकर यानी कि रिटन फॉर्म, बोलकर यानी स्पोकन फॉर्म, एंड सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। तो ये हमारे लैंग्वेज के प्रकट करने के तरीका है। इस तरह से हम अपना लैंग्वेज, अपनी भावना को प्रकट करते हैं। तो लिखकर, बोलकर और सांकेतिक माध्यम से करते हैं। हालांकि दो मुख्य तरीके हैं, लिखकर और बोलकर, यही मुख्य तरीके होते हैं भाषा को प्रकट करने का, लैंग्वेज प्रकट करने का। दो माध्यमों को अपनाया जाता है, दो तरीकों को ही अपनाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन एक तीसरा तरीका सांकेतिक माध्यम भी होता है। सांकेतिक माध्यम ये होता है, सांकेतिक माध्यम में भी कई तरीके होते हैं। वो क्या कि सांकेतिक माध्यम होता है ग्राफिक बनाकर, कोई चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं किसी बातों को, भाषा को समझाते हैं। या आप कह सकते हो कि ध्वनि प्रकट करके, जैसे सायरन की आवाज हो गई या क्लास में बेल लगती है तो बच्चे समझ जाते हैं कि बेल का मतलब क्या है, वो भी एक लैंग्वेज है। उसमें कोई शब्दों का शब्द के द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है, लेकिन वो ध्वनि होती है और उस ध्वनि को लोग समझते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है। उससे भी हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। तीसरी बात आंगिक माध्यम, माने अपने अंग से, जैसे मूक बधिर होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोग अपने हाथों के इशारा करके या मुंह का इशारा करके, आंख का इशारा करके, तो इशारों में ही वो लोग अपनी भावना को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति बताते हैं। तो वो भी एक लैंग्वेज है, वो भी एक भाषा है। तो ये तमाम तरह के जो माध्यम हैं, तमाम तरीके के जो तरीके हैं, वो अपनाकर हम अपनी अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। यही लैंग्वेज है। बस एक और अहम बात मैं लैंग्वेज से संबंधित बता दूं। हालांकि लैंग्वेज एक व्यापक टर्म है, चंद शब्दों में हम इसे नहीं बता सकते हैं, चंद शब्दों में ये बताने वाली चीज़ है भी नहीं, क्योंकि सतत विकास के फलस्वरूप इस लैंग्वेज को आज हम इस रूप में देख रहे हैं। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फंडामेंटल क्लास जरूर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी जो अहम है और जो आपके जो ग्रामर की जो ये नींव है, उसकी नींव को मजबूत करेंगे ये सारे तरीके। तो चलिए मैं भाषा के यानी लैंग्वेज के संबंधित एक बातें और बता देता हूँ कि लैंग्वेज किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो समाज की उपज है। वह शब्दों में प्रकट किया जाता है, और वो शब्द कहाँ बनते हैं, शब्दों की उपज कहाँ से होती है, तो हमारे मन से होती है। जो हम अपने मन में सोचते हैं वही शब्द में पिरोकर बोलते हैं, व्यक्त करते हैं। तो एक सामाजिक उपज होती है लैंग्वेज। दूसरी बात, महत्वपूर्ण पॉइंट, की लैंग्वेज परिवर्तनशील है, इट इज चेंजेबल।
मतलब ये कि लैंग्वेज नित्य नए बदलते रहते हैं, नित्य नए शब्द बनते हैं, नए वाक्य बनते हैं और पुराने वाक्य पुराने शब्द टूटते हैं, मिटते हैं। लैंग्वेज परिवर्तनशील है, इस बात को भी यकीनन जहन में रखिए, याद रखिए। और लैंग्वेज को समृद्ध करने में बोलियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको डायलेक्ट्स इंग्लिश में कहते हैं। डायलेक्ट्स जो स्थानीय लेवल पे बोली जाती है, जिसको केवल सामाजिक दर्जा प्राप्त है, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सारी बोलियां हैं। तो बोलियां भी हमारे लैंग्वेज को समृद्ध करती है, भाषा को समृद्ध करती है। और भाषा और बोली में यही अंतर होता है कि भाषा को राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जबकि बोलियों को ये तमाम चीजें प्राप्त नहीं है, उन्हें सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त है। वो एक स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली चीज है, लेकिन उससे भी लैंग्वेज बनती है। मैं बताऊंगा इसके लैंग्वेज के अवयव में, लैंग्वेज के जितने भी तमाम एलिमेंट्स होंगे उसमें मैं इन चीज़ों की चर्चा करूंगा। तो चलिए, ये हो गई भाषा और बोलियां क्या है, डायलेक्ट्स क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी आप लोगों को। हालांकि मैंने कहा कि ये विस्तृत एक विशद विषय है, लेकिन चलिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही लेंगे। तो ये हो गया लैंग्वेज, आपने समझा। अब इसमें एक टर्म है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? आखिर कम्युनिकेशन होता क्या आपका? तो इस चीज को भी आप जान लो, कम्युनिकेशन होता क्या है। Communication. What is communication? Communication is a vehicle of human expression. Communication is a vehicle of human expression. That's it. ज्यादा इसके संबंध में कुछ कहना नहीं है, ये महज एक। तो कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। इस चीज को आप ऐसे समझ लो, अब हिंदी में मैं बता देता हूं। मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति या भावना को एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। मनुष्य अपनी भावना या अभिव्यक्ति को एक दूसरे तक पहुंचाता है, ले जाने के माध्यम वह एक कम्युनिकेशन है। भाषा को दूसरे तक ले जाने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। भाषा को एक जगह से दूसरे जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही तो कम्युनिकेशन है। तो ये हो गई कम्युनिकेशन के भी काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर दे? लेट्स सी। First one is written communication. Second one is spoken communication. And third one is symbolic communication. लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये कम्युनिकेशन के काइंड्स हैं, तीनों काइंड्स हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी विचार को व्यक्त करते हैं। इन्हीं, जैसे मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है कि कैसे हम करते हैं। तो ये 3 काइंड्स हो गए। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ज़्यादा इसकी गहराई में जाना नहीं है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी ले लेनी है, क्योंकि बहुत सारे टर्म है जिसके प्रयोग आगे होंगे। तो अगर टर्म से आप वाकिफ रहते हैं, रूबरू रहते हैं, तो आगे ज़्यादा समस्या नहीं आती है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ
लैंग्वेज। लैंग्वेज के अवयव कौन है? एलिमेंट्स बोले तो अवयव, मतलब लैंग्वेज किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, लैंग्वेज जो बनी है उसमें कौन कौन से बिंदु या कौन कौन से टर्म मुख्य भूमिका में होते हैं। आखिर हमारी भाषा जो बनी है उनमें किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, क्या क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो उन तमाम चीज़ों को, उस तमाम एलिमेंट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लो। तो व्हाट आर द, क्वेश्चन हो गया आपका कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। आफ्टर ऑल कि लैंग्वेज के अवयव कौन कौन से हैं। चलो तो लैंग्वेज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, दे आर, फर्स्ट वन लेटर, अक्षर या आप वर्ण कह सकते हो, वर्ड, शब्द। थर्ड वन इज फ्रेज, आप इसको कह सकते हो वाक्य खंड। इन हिंदी भी समझ लीजिए, हिंदी आप लोगों को ज्यादा समझ में आती है। इडियम्स, इडियम्स पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मुहावरे। नेक्स्ट वन इज क्लॉज, उपवाक्य। And another term is proverb, कहावत। And most importantly sentence, वाक्य। Okay? So guys, these all are what you see on the board, elements of language। ये तमाम जो मैंने इस पे लिखा है वो सारे लैंग्वेज के अवयव हैं, इनसे मिलकर लैंग्वेज बनी है। तो एक एक कर चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, और सारे टर्म्स को जान लो अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज जब हम पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल कोई नई लैंग्वेज जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक लोगों को जिज्ञासा और कौतूहलता होती है जानने की। तो यही चीज़ हमारे लिए है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, बनावट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बनावट जिन चीज़ों से मिलकर बनेगा, एलिमेंट ही हमें पता नहीं होगा तो वो बनावट बनेगा कैसे, उसका स्ट्रक्चर तैयार कैसे होगा, इसलिए हमें इसकी जानकारी लेनी जरूरी है। तो चलो एक एक कर हम लोग देखते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एक एक एलिमेंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। चलो पहला एलिमेंट है हमारा लेटर। पहला एलिमेंट है लेटर। तो व्हाट आर लेटर्स? लेटर्स, तो व्हाट इज अ लेटर? तो लेटर, अ लेटर इज अ साउंड, a letter is a sound which cannot be divided. Letter is a sound which cannot be divided. तो लेटर एक साउंड होता है, लेटर इज अ साउंड विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेटर एक साउंड होता है, एक ध्वनि होती है जिसे हम खंडन नहीं कर सकते हैं, और इसे एक सिंबल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक सिंबल होता है लेटर का। तो सबसे पहली बात है कि लेटर क्या है? तो लेटर एक ध्वनि है, एक साउंड है जिसका खंडन नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। और ये किस रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो सिंबॉलिक रूप में, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल के रूप में।
सिंबल के रूप में। तो कह सकते हो आप कि लेटर्स आर सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट द साउंड्स दैट वी यूज इन अ स्पीच। ये एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। लेटर एक ध्वनि है, ध्वनि को रिप्रेजेंट करती है और इसका खंडन नहीं होता है। अब आप देख लो, दुनिया में तमाम जो भाषाएं हैं सबका अपना लेटर है, सबकी अपना वो सिंबल है और अलग ध्वनि उसका होता है। जैसे इंग्लिश में हम बात कर रहे हैं अ बी सी, ये लेटर, ये सिंबल हो गया और इसको हम अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, ये सिंबल हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। या इसको अगर हम स्मॉल लेटर में अगर लिखना चाहे तो कह सकते हैं इसको ए बी सी, ये स्मॉल हो गया, ये सारे सिंबल हो गए। इस सिंबल में हम लोग प्रकट करते हैं। इस सिंबल को चाहे इंडियन लिखे या अमेरिकन लिखे या इंग्लिश अंग्रेज लिखे या जापानीज लिखे या कोई भी देश के लोग लिखेंगे तो इंग्लिश के लेटर को इसी तरह से लिखेंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंस भी उसी तरह का होगा। तो ये हो गया लेटर का सिंबल, ये सारे सिंबल है। जैसे हिंदी का सिंबल देख लो, ये क लिखते हैं, ख लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हिंदी के सिंबल हैं। और जो भी हिंदी लिखने वाले लोग होंगे कभी भी लिखेंगे तो ऐसा ही ये सिंबल लिखाएगा, ये किसी और तरीका से नहीं लिखा जाएगा। उसी तरह से एक और मैं सिंबल बताऊं, ये या ये सिंबल शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर आपने क्या लिख दिया, उर्दू लिख दिया। ये भी एक सिंबल है, इसका मतलब होता है क, इसका मतलब होता है त, इसका मतलब च, और ये हो गया म। लेकिन सिंबल देख लो सबका, मैंने इसे लिखा है ये सिंबल, लेकिन ये सिंबल ऐसा होगा। तो क इसको पढ़ेंगे तो ये भी एक सिंबल है। तो पूरी दुनिया की भाषाओं के, पूरी दुनिया के लैंग्वेज का अपना अपना सिंबल है जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि सारे लैंग्वेज का, कुछ लैंग्वेज का स्क्रिप्ट होता है, कुछ का नहीं भी होता है। तो जितने भी मान्यता प्राप्त लैंग्वेजेस हैं उन तमाम लैंग्वेजेस के अपना सिंबल है और अलग तरह से उसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए, तो हो गया ये लाइन, आपने देख लिया कि लेटर क्या होता है। अब हम लोग लेटर के काइंड्स पे आते हैं। व्हाट आर द हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स? Letter is of three kinds. First one is vowel, second one is consonant, and third one is semi-vowel. Semi-vowel, right? Look at here. First one is vowel, second one is consonant, and third one is semi-vowel, right? तो ये हो गया vowel, जिसको आप हिंदी में कहते हैं स्वर, व्यंजन वर्ण। चलो, सेमी वावेल, इसमें मैं ए ई आई ओ यू ये मैंने पहले लिख दिया है, ये होते हैं। लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन करूंगा कि व्हाट इज अ वावेल लेटर। सिमिलरली कॉन्सोनेंट लेटर and Y and W and Y are known as semi vowel letter। लेकिन हम एक एक कर चर्चा करते हैं बिंदुवार। चलिए, वावेल क्या होता है? वावेल होता क्या है? A vowel letter is pronounced or articulated itself or without any friction, रुकावट। चलिए देख लीजिए, सिंपल सा डेफिनेशन है।
वावेल की, a vowel letter is pronounced और articulated itself, यानी वावेल लेटर का उच्चारण खुद से होता है बिना किसी सहायता का, विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी रुकावट का। तो इसमें रुकावट फ्रिक्शन पैदा नहीं होती है। जैसे अगर कह लो ए पूरा हो गया, ई कहते हैं तो ई पूरा, कहीं रुकावट नहीं आ रही है। तो बिना रुकावट का, बिना फ्रिक्शन का ये प्रोनाउंस होते हैं, इसका उच्चारण होता है। इसकी संख्या 5 है। देयर आर 5 इन नंबर, ए ई आई ओ यू, राइट। तो इसकी संख्या 5 है, ये आपने देख लिया। दुनिया में कोई भी वर्ड बिना वावेल का संभव नहीं है। ये बात आप यकीनन जान लो कि हर एक वर्ड में वावेल का पुट होना ही चाहिए। अब मैं कुछ वर्ड्स को मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि 5 वावेल आते हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें 5 वावेल आते हैं? उस वर्ड्स को आप लिख लो। वे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसमें 5 वावेल आते हैं? चलिए, तो पहला मेरा वर्ड्स है इक्वेशन। इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वावेल आते हैं। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वावेल आते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वावेल आते हैं। दिस वर्ड कंटेन्स ऑल द 5 वावेल्स। नेक्स्ट वन इज आर्सेनियस। उसको बोलते हैं जहरीला इन हिंदी, पॉइजनस। इसमें भी 5 वावेल आते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ऑल द 5 वावेल्स। नेक्स्ट वन इज हसीसस, FACATROUS, मजाकिया, जिसको आप कहते हो इंग्लिश में फनी, यू आर फनी गाइस। तो ये जो मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं फिलहाल, और भी बहुत तरह के वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि 5 ही है और ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो ये जो 5 मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इस वर्ड्स में आप देख सकते हो कि 5 वावेल हैं। AEIOU 5 वावेल आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा वर्ड बताइए जिसमें 5 वावेल हो, तो मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं और इस वर्ड को भी, वोकैबुलरी को भी आप जान सकते हो। ये हो गई वावेल की बात। अब हम जल्दी से आते हैं कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर। A consonant letter is pronounced or articulated with the help of vowel letters. Right? With the help of vowel letters. With friction. It is pronounced with friction. उसमें without friction, इसमें with friction. फ्रिक्शन का मतलब रुकावट, मैंने पहले ही बताया हुआ है। फ्रिक्शन का मतलब रुकावट, जो हमारे लंग से चलकर माउथ होते हुए जो निकलता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। लंग से, यानी कि हमारे लंग से चलकर और माउथ से होकर, थ्रोट होते हुए माउथ से निकलता है, वो कॉन्सोनेंट ही होता है। तो इसलिए उसको कहेंगे कि इसको प्रोनाउंस करने के लिए वावेल लेटर की आवश्यकता होती है। जैसे आप एग्जांपल देख लो, जैसे हम बोलते हैं बी, तो बी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। अगर के हम बोलते हैं, के में ए आ रहा है, तो ये वावेल आ रहा है। बी में ई आ रहा है, तभी तो बी हो रहा है। इसमें यही होता है फ्रिक्शन। इस किसकी मदद होती है? इसमें
तो वावेल की मदद चाहिए होती है, तभी इसका प्रोनाउंस हो पाता है। के में ए आ रहा है, तो विदाउट हेल्प ऑफ वावेल लेटर्स इट कांट बी प्रोनाउंस्ड, it can't be articulated, right? Is that clear to you? Okay guys, got it? तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, तो वावेल की सहायता से बोले जाने वाले, प्रोनाउंस करने वाले लेटर। चलिए, इसकी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं छोटा सा कॉन्सोनेंट लेटर, सॉरी सेमी वावेल लेटर पे। लास्ट वन इज सेमी वावेल लेटर। इसमें दो ही हैं, W and Y. W and Y are known as semi-vowel letters. But what is semi-vowel? Semi-vowel का मतलब होता है पार्शियली कॉन्सोनेंट का काम करेगा, पार्शियली वावेल का काम करेगा। मतलब अंशतः वावेल और अंशतः कॉन्सोनेंट, दोनों गुण होते हैं इसमें। क्योंकि मैंने कहा हुआ है पहले ही कि दुनिया का कोई भी वर्ड बनेगा तो उसमें वावेल लेटर का पुट होना चाहिए, भले वो सेमी वावेल ही क्यों ना हो। पूरी तरह वावेल नहीं आए तो कम से कम सेमी वावेल की तो पुट होनी ही चाहिए, उसमें आना ही चाहिए। जैसे कुछ वर्ड्स को देख लो, तो पहले क्या हो गया, सेमी वावेल अंशतः यानी पार्शियली कॉन्सोनेंट और पार्शियली वावेल, अंशतः कॉन्सोनेंट और अंशतः वावेल। जैसे देख लो ड्राई, ड्राई में ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर नहीं है। क्राई ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन इसमें तो ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ड बना है, इसलिए मैंने कहा इसमें सेमी वावेल है। लेकिन आप कैसे, मैंने कहा अंशतः कॉन्सोनेंट और अंशतः वावेल, तो हम कहाँ उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे और कहाँ उसको वावेल बोलेंगे, इसकी बात जरा सा ये कंसेप्ट ले लो आप, तो पूरी बात समझ में आने लगेगी। अब देखो, जैसे कोई भी, ये दोनों में से W और Y दो ही लेटर हैं, अगर कोई भी वर्ड के बिगिनिंग में हो, शुरुआत में अगर ये हो, उसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर वो किसी भी वर्ड के मिडिल और एंड में हो, यानी कि मध्य में और अंत में, किसी भी वर्ड के मध्य और अंत में हो, तो निश्चित रूप से वो वावेल लेटर ही होगा। अब जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, वाई में देख लो, शुरुआत में क्या है, W, इस W को बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्योंकि बिगिनिंग में है, और ये वाई क्या है, वावेल, बिकॉज इट लास्ट विथ एंड, ये एंड में है, अंत में है, इसलिए वावेल हो गया। देख लो, ऊपर का कंसेप्ट यही कर रहा है। तो अंशतः वावेल और अंशतः कॉन्सोनेंट का काम करेगा ये दोनों, W और Y, और कहाँ कहाँ करेगा, ये फंडा आपने देख लिया, ये कंसेप्ट आपने देख लिया। तो ये हो गया हमारे लेटर से संबंधित बातें। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं वर्ड पे। वर्ड से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी, तो आप देख लो वर्ड क्या होता है। वर्ड, शब्द, a combination of, वर्ड जब भी बोलेंगे तब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट। यानी वर्ड शब्द होता है, शब्द किससे बनता है, लेटर से बनता है, और लेटर का मतलब होता है वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वर्ड मीन्स वावेल एंड कॉन्सोनेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट। देखिए अब कितना बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा कि वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और लेटर्स का मतलब हो गया वावेल एंड कॉन्सोनेंट। इसीलिए आप कह सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, या ऐसा भी कह सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट, डजंट मैटर मोस्ट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लेस्ड इन वेल ऑर्डर,
इस बात को आप ध्यान रखो। प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, तो प्लेस्ड इन वेल ऑर्डर, सही क्रम में रखा जाना। तो शब्दों के समूह को सही क्रम में रखना, व्यवस्थित रूप से रखना, एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज अ वर्ड, राइट। वेरी सिंपल डेफिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्लेस्ड इन वेल ऑर्डर एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी सब लेटर का वह समूह जो सही क्रम में रखा गया हो और जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले, सार्थक हो, तभी तो वो वर्ड कहलाएगा, तभी तो वो शब्द कहलाएगा। सार्थक नहीं होगा और सही क्रम में नहीं रखेगा तो वो वर्ड कभी नहीं कहलाएगा। अब इससे और भी ज्यादा क्लियर करते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। चलिए ये एग्जाम्पल देख लो। मैंने लिखा है बुक, तो बुक में आप देख रहे हो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 लेटर्स हैं। दिस वर्ड कंटेन्स 4 लेटर्स। इसका मीनिंग भी होता है कुछ न कुछ। चलो किताब आपने लिख दिया, चलिए ये सही क्रम में, ये वेल प्लेस्ड है। अब इसी को मैं उलट पुलट कर दूं, OOKB या कुछ और भी कर दूं, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा? इज इट मीनिंगफुल और नॉट? इज इट अ वर्ड और नॉट? डेफिनेटली इट इज नॉट अ वर्ड, इट कांट बी अ वर्ड। व्हाई? बिकॉज यू नो इट डजंट गिव, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज नॉट प्लेस्ड इन वेल ऑर्डर। पहली बात की ये सही क्रम में रखा गया नहीं है। दूसरी बात सेकंड, और दूसरी बात की इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। इसलिए such words can't, such group of letters can't be a word, right? तो ये हो ही नहीं सकता। अब ऐसे लेटर को हम इंग्लिश में क्या नाम दे सकते हैं? A group of letters having no meaning is called dot. क्या नाम दे सकते हो? तो उसका नाम है जंबल लेटर्स, having no meaning। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग नो मीनिंग इज जंबल लेटर्स। ये जंबल वर्ड है, इसको जंबल वर्ड कह सकते हैं। वर्ड है बट कैसा? जंबल, गट मड, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, राइट। चलो तो ये हो गया वर्ड। चलिए वर्ड का सिर्फ डिफिनेशन हुआ, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है इसमें। वर्ड की मैं और भी ज्यादा चीजें बता रहा हूँ, पहले आप इस चीज को पहले समझो कि वर्ड से संबंधित ही तो बातें हमें सीखनी है। अब हम लोग जब फंडामेंटल क्लास का सफ़र यहाँ तक हमने देखा, अभी तक की इस सफ़र में कि क्या क्या हमने देखा और कितनी महत्वपूर्ण बातों की जानकारियाँ आप लोगों को मिल रही होगी। अब वर्ड से संबंधित बातें हम और भी करते हैं कि वर्ड जो होता है, वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि सेंटेंस का निर्माण होता है, वर्ड से ही सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इंग्लिश में हम लोग कुछ भी ग्रामर पढ़ेंगे आगे। ग्रामर का सेंटेंस में ग्रामर का मतलब होता है शुद्धता की परख करना, शुद्धता को निर्धारित करना। लेकिन पहले हमें वर्ड के बारे में पता चले तभी तो हम शुद्धता को निर्धारित कर सकते हैं, करेक्टनेस पे जाएंगे या एरर को स्पॉट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड का फंक्शन होता है जो अभी मैं दिखाऊंगा, इसका खेल कैसे एक वर्ड के अलग अलग यूसेज होते हैं, अलग अलग प्रयोग होते हैं और अलग अलग मीनिंग उसका निकलता है। ऐसा नहीं कि एक वर्ड हमने एक वर्ड कह दिया तो उसका एक ही मीनिंग लिखनेगा, ऐसी बात नहीं है। वर्ड को जो हमने बांटा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाम दिया हमने, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब शब्द भेद। तो वो शब्द भेद क्या है? यही वर्ड का प्रकार है और हर वर्ड की कैटेगरी है, वह क्लासिफिकेशन है। और वह क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तो उसके यूसेज एंड फंक्शन के आधार पर। अगर उसका फंक्शन हमें वर्ड का पता नहीं होगा तो कैसे उसका पोजीशन निर्धारित कर सकते हो सेंटेंस में? और जब सेंटेंस में हमें किसी का पोजीशन ही पता नहीं होगा तो फिर हम सेंटेंस की शुद्धता की बात कहाँ से करेंगे? फिर तो ग्रामर का पढ़ने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ग्रामर का मतलब अभी मैंने समझाया कि शुद्धता को निर्धारित करना,
भाषा को, लैंग्वेज को अनुशासित करना। तो जब तक एक एक वर्ड का हम फंक्शन नहीं जानेंगे, यूसेज नहीं जानेंगे, तब तक उसको कर नहीं सकते हैं आगे की चीज़ों को। तो यही है एक फंडामेंटल क्लास, और आप देख रहे हो कि कितना मज़ेदार आपका हो रहा है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, आगे मैं दे रहा हूँ। चलिए, तो अब मैं, हालांकि इससे बनता है सेंटेंस, पहले मैं सेंटेंस की थोड़ी सी जानकारी दे दूं, और फिर उसमें प्रोवर्ब का मैंने डेफिनेशन नहीं किया है, या इडियम्स का डेफिनेशन नहीं किया है, या फ्रेज का डेफिनेशन नहीं किया। तो चलो मैं फ्रेज पहले बता दूं, उसके बाद सेंटेंस, फिर एक एक कर देते हैं। चलो, फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? मैंने इसकी हिंदी लिखी थी वाक्य खंड। हिंदी वाले स्टूडेंट, आप लोगों को हिंदी बहुत समझ में आ रही है, तो आप देख लो, फ्रेज का मतलब होता है वाक्य खंड। अब बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना है, और कॉल करके पूछना नहीं कि सर फ्रेज की आपने हिंदी बताई ही नहीं। तो ये सब मैं सारा लिख रहा हूँ यहाँ। चलो, तो देखो फ्रेज क्या होता है। ये भी होता है एक कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ, a combination of letters having no complete meaning. Complete meaning. तो चलिए, a combination of letters, ये भी एक लेटर का समूह होता है, लेकिन यह, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पूर्ण अर्थ नहीं देता, इससे पूर्णता नहीं आती है। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज में भी कहा था कि लैंग्वेज का मतलब होता है सरलता, स्पष्टता और पूर्णता। तभी तो लैंग्वेज बनेगी, तभी तो सेंटेंस भी बनेगा। तो सेंटेंस तभी बनेगा जब वह पूर्ण हो, उसका पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ पूर्ण हो, तभी वो सेंटेंस बनेगा। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, ऑन द रूफ, फार फ्रॉम हियर, फार फ्रॉम हियर, ऑन द रूफ, छत पे, यहां से दूर, फार फ्रॉम हियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये जो है, इसका कोई, ये सिर्फ मीनिंग दे रहा है और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। मीनिंग तो है, ऐसा नहीं कि मीनिंग होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं, इफ आई यूज दिस वर्ड, दिस फ्रेज इन अ सेंटेंस, तो कैसे होगा? हाउ विल यू डू इट? तो अ बॉय इज रनिंग ऑन द रूफ, ऑन द रूफ आ गया। तो ऑन द रूफ, अ बॉय इज रनिंग ऑन द रूफ, तभी वो पूरा सेंटेंस हो पाया, लेकिन उसका मीनिंग तो है। ऑन द रूफ मतलब हुआ छत पर, तो मीनिंग है बट पूरा मीनिंग नहीं है। एक लड़का छत पर दौड़ रहा है, ये पूर्ण सेंटेंस हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन ऑन द रूफ से उसकी पूरी परफेक्शन सिद्ध नहीं होती, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीटनेस सिद्ध नहीं होती है। चलिए, तो यही हो गया। फ्रेज कहेंगे कि फ्रेज क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लेकिन उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वह कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये फ्रेज हो गया। चलिए, अब उसी चीज को हम अगर आगे बढ़ा दें, इसमें ये तो कंप्लीट मीनिंग देता नहीं है, लेकिन अगर जो कंप्लीट मीनिंग देगा तो वो क्या कहलाएगा? अगर कंप्लीट मीनिंग दे दे तो क्या कहलाएगा? तो उसी का नाम तो सेंटेंस है। A combination of words placed in well order, इसमें भी ये बात आप लिख दो, placed in well order and gives a complete sense, complete sense।
देखिए कंप्लीट सेंस मैंने लिखा है, कंप्लीट मीनिंग लिखी है मैंने। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे जो सही क्रम में रखा गया हो और जिससे पूर्ण अर्थ निकले, पूर्ण भाव प्रकट हो, अर्थ नहीं बल्कि भाव प्रकट हो, सेंस। देख लो अंत में क्या आ रहा है, जब उच्चारण आप करोगे प्रोनाउंस तो क्या होता है, सेंटेंस, सेंस, सेंस आ रहा है। तो सेंस और मीनिंग में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। क्या है वह, तो मीनिंग का मतलब होता है एक वर्ड का भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन वह भाव नहीं दे सकता है, सेंस नहीं दे सकता है। सेंस के लिए एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होना जरूरी होता है, लेकिन मीनिंग तो एक वर्ड भी दे सकता है। इसलिए सेंटेंस में सेंस वर्ड का आप यूज करना, मीनिंग नहीं। मीनिंग लिखा कहीं कहीं बुक में भी लिखा रहता है, लेकिन आप इस बात को यकीनन समझ लो कि सेंटेंस में अगर सेंस देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे एक भाव प्रकट होता है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो ये पूरा एक उससे भाव प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर अलग अलग वर्ड को देखो तो अलग अलग वर्ड का तो मीनिंग आ रहा है, सारे वर्ड के अलग कुछ न कुछ मीनिंग होंगे, तो वो सिर्फ मीनिंग दे रहा है, सेंस नहीं दे रहा है। सेंस होने के लिए पूरे वेल प्लेस्ड होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए, और एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा, तभी उसका एक सेंस निकलेगा। तो चलो एग्जांपल में ये मैं लिख देता हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो ये सेंस दे रहा है, एक भाव दे रहा है, इसमें तमाम तरह के वर्ड्स हैं। आई एम गोइंग टू कॉलेज, ये तमाम तरह के वर्ड है, कॉम्बिनेशन और वेल प्लेस्ड भी है। अब सबसे ये बात मैं बता रहा हूँ, वेल प्लेस्ड। देखिए वर्ड की जानकारी आपको हो गई, वर्ड की तो और भी विशद जानकारी हम आगे करेंगे, लेकिन इस चीज से, कंसेप्ट से रिलेटेड मैं बातें बता रहा हूँ कि वर्ड की जानकारी हो गई कि आपके पास वर्ड भी हो गया। तो क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या आपको सिर्फ वर्ड रहने से एक सेंटेंस बना लेंगे? नहीं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमें एक सेंटेंस बनेगा? तो वह कौन सी चीजें हैं, बता पाएंगे आप लोग? तो उस चीज को मैं बता रहा हूं कि वर्ड प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू सेंटेंस। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर सही हमें पता नहीं चलेगा तो फिर सेंटेंस सही बनेगा कैसे? अगर इसी को मैं अलग कर दूं, उल्टा पुल्टा कर दूं, तो क्या होगा, वो स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमारे लिए स्ट्रक्चर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आगे मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिस स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है, और वो अलग प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसकी एक अलग मीनिंग निकलती है, तो स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी होता है। तो चलिए, वर्ड प्लस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू सेंटेंस, राइट, इज इक्वल टू सेंटेंस, तभी सेंटेंस बनेगा। अब हमारे पास हम जितना मन चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड रहे, अब हमें स्ट्रक्चर का ज्ञान रहे कि हमें कैसे रखना है, कहाँ पे सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे वर्ब रखना है, ये तरह की चीज़ें हैं या स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं। ये अगर हमें आ गया तो सेंटेंस बनाना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और यही चीज़ जो मैंने वर्ड के बारे में चर्चा की थी कि स्ट्रक्चर, वर्ड की जानकारी के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, और स्ट्रक्चर तभी होगा तैयार जब उसका हम फंक्शन जान पाएंगे, उसके सही यूसेज जान पाएंगे। चलिए, ये हो गया सेंटेंस से रिलेटेड बातें। जो टर्म मैंने यूज किया, आप सेंटेंस का काइंड्स मैं देखूंगा, एक एक काइंड्स लाजवाब होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत लाजवाब होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रामर आप पढ़ रहे हो, सिर्फ डेफिनेशन करने से नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन अगर लिख दूं, अगर सेंटेंस का काइंड्स मैं बता दूं कि चलो ये असर्टिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है या डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो उतना ही से काम चलेगा नहीं। या इंट्रोगेटिव की मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव में बहुत सारे इंट्रोगेटिव उसके प्रकार होते हैं, बहुत सारे काइंड्स होते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं। तो सिर्फ लिख देने से होगा नहीं, उसका कंसेप्ट लेना होगा। तो जब एक एक सेंटेंस की मैं एक क्लास एक सेंटेंस का चलेगा, या 2 सेंटेंस का एक दिन का वीडियो लेक्चर होगा, और उसमें तमाम तरह के फिर क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे तभी हो पाएगा। इसलिए मैं सेंटेंस का अभी फिलहाल काइंड्स नहीं लिख रहा हूँ, कोई फायदा होने तो नहीं है। अब मैं इसमें लिख दे रहा हूं, वो देख लिया आपने। प्रोवर्ब एक टर्म है, प्रोवर्ब जिसको आप कहते हो कहावत। तो वो क्या होता है, कुछ होता है, यानी कि लैंग्वेज को बनाने में इन सब टर्म का भी बड़ा योगदान होता है। अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट सेइंग, अ प्रोवर्ब इज
अ शॉर्ट सेइंग, कथन, सेइंग मतलब कथन, अ शॉर्ट सेइंग, अ स्टेटिंग अ जनरल ट्रूथ एंड अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट। इसकी हिंदी आप समझ लो कि प्रोवर्ब यानी कहावत, उसको हिंदी में कहते हैं कि एक प्रोवर्ब एक ऐसा संक्षिप्त कथन होता है, शॉर्ट सेइंग है, जो जिससे एक अस्थाई सत्य और परामर्श प्रकट होता है, व्यक्त होता है। अस्थाई सत्य, जनरल, यानी कि अस्थाई सत्य, ट्रुथ, और एक परामर्श, सलाह सुझाव प्रकट होता है, बस यही होता है। जैसे कुछ का एग्जांपल मैं बता दूं तो प्रोवर्ब, कहावत यानी प्रोवर्ब वह संक्षिप्त कथन होता है जिससे एक अस्थाई सत्य अथवा परामर्श व्यक्त होता है, उसे ही प्रोवर्ब कहते हैं। जैसे कुछ प्रोवर्ब्स की मैं बातें कर दूं, माइट इज राइट, ये प्रोवर्ब है, माइट इज राइट। देखो लैंग्वेज कितनी समृद्ध होती है इससे, जब आप प्रयोग करते हो, जब आप बोलते हो तो लैंग्वेज कितनी समृद्ध होती है, कितनी रिच होती है और कितनी ग्रेसफुल लगती है लैंग्वेज। जब इन कोर्स ऑफ टॉकिंग, while someone are starting delivering the speech, तो कितना अच्छा लगता है जब इन तमाम चीज़ों का लैंग्वेज में आप समावेश करते हो कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, where there is will there is way, जहाँ चाह वहाँ राह, ये सब क्या है, कहावतें हैं। और भी all that glitters is not gold, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होता। ये सारे लैंग्वेज को, जो कहावत है, लैंग्वेज को एक ग्रेसफुल बनाता है, लैंग्वेज में एक फ्लो प्रदान करता है, एक प्रवाह प्रदान करता है, लैंग्वेज को लावण्य बनाता है, यानी ग्रेसफुल बनाता है। तो भाषा को बनाने में, लैंग्वेज को बनाने में इन तमाम चीज़ों की भी एक अहम भूमिका होती है, इसलिए इसे भी जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है idioms, idioms इसको कहते हो आप idioms, मुहावरे या मुहावरा। तो an expression whose meaning is different from the meaning of the individual words. That's it. तो in English, an expression whose meaning is different from the meaning of the individual words in it. कहने का मतलब हो गया कि मुहावरे वो हैं जिसका अलग अलग जो अर्थ होता है, मुहावरे में जो अलग अलग वर्ड का अर्थ होता है, उसका अर्थ कुल योग के अर्थ से भिन्न होता है। कुल योग, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ बिल्कुल आ जाएगी। लुक आफ्टर, ये एक इडियम हो गया। लुक मतलब होता है दिखाई पड़ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद, प्रेपोजिशन है। तो देखो अलग अलग मीनिंग अलग अलग देगा, लेकिन जब एक को कुल योग करोगे, दोनों को एक साथ अगर सोचोगे तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तब देखिए देखभाल करना अलग हुआ कि नहीं, देखभाल करना जो अलग अलग मीनिंग दे रहा है उससे बिल्कुल अलग हो गया। तो एक कुल योग के मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है, उसी को कहते हैं इडियम्स। और बहुत सारे इडियम्स है, मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ लेटर्स, अक्लीज हिल्स। आपके एग्जाम में इडियम्स पूछा जाता है, बहुत सारा फ्रेजेज एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाते हैं।
तो ये याद करना है, करीब 250-300 के आसपास तो याद करने ही पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उस तरह के। लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक फॉर, लुक अप, लुक से 20 प्रकार के इडियम्स बनते हैं। मैं जब वोकैबुलरी की बात करूंगा या जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो आपको इस तरह के तमाम चीज़ों से मैं उस समय रूबरू करवाऊंगा जो काफ़ी लाजवाब होगा। तो चलिए, ये हो गया इडियम्स और ये देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लो, जो मैं उन्हें वर्ड की बात कही है, तो वर्ड देखो। अब आप कहोगे कि सर आपने कहा कि वर्ड्स को उसके फंक्शन और यूसेज के आधार पर ही पूछा जाता है, उसके पोजीशन या उसका नियत स्थान होता है या उसके कार्यों के आधार पर। तो दुनिया में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं, तो फिर कितना वर्ड्स को याद रखेंगे, कितना वर्ड, अगर उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे हम सेंटेंस में जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, यूज है। तो सिर्फ बच्चों इस बात से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू श्योर, इस बात से तो बिल्कुल आश्वस्त हो लीजिए कि एग्जामिनर का सिर्फ यही उद्देश्य होता है, जो हमारे बोलचाल, जो डेली यूजेज की चीज़ें होती है, हमारे व्यवहारिक में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होते हैं, बस उसी से पूछा जाता है। वो 4000 हो, 5000 हो, 6000 हो, जो भी हो, बस इतने ही वर्ड्स के इर्द गिर्द उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी अपेक्षा इतनी ही रहती है कि आपके जो दैनंदिन लाइफ में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बोलचाल में हो या ऑफिशियली इस्तेमाल हो या कहीं भी इस्तेमाल हो, जो हमारे व्यवहारिक में इस्तेमाल होने वाले वर्ड है, बस उसी से आपको उसमें कॉमन एरर पूछे या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे या कुछ भी। ऐसा नहीं है, वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, 2.25 लाख है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड्स, तो उतना संभव नहीं है याद करना। तो व्यवहारिक वर्ड ही पूछा जाता है, इसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें और इतने ही वर्ड हमें देखना है, इतने ही वर्ड्स के बारे में हमें जानना है। ऐसा नहीं कि वो कचुमर निकाल लेगा। एग्जामिनर का कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को कचुमर निकाला जाए। उनका एक उद्देश्य होता है कि आप एक सामान्य, आपका बोध है कि नहीं, सामान्य जानकारी है कि नहीं आपके पास, जो सिस्टम को चला सको, सिस्टम की बातों को समझ पाओ, बस इतनी सी बात है। इसलिए इस बात से बिल्कुल आश्वस्त रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आपने देखा इस बेसिक क्लास में बहुत ऐसी बातें हैं जो आपसे मैंने आज शेयर किया, और ये बेसिक से फंडामेंटल्स है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगा, जो मैंने छोड़ दिया है यहाँ, कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये लाजवाब क्लास होगा आपका कि प्लेसमेंट। अब हम मुख्य बिंदु पे आ जाएंगे और वह ये मैं जरा टॉपिक लिख दूं कि प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यानी कि जो मैंने बातें कही है वर्ड्स से रिलेटेड, कि वर्ड्स का क्या प्लेसमेंट होगा, कहाँ पे उसका स्थान होगा, नियत स्थान कहाँ पे होना चाहिए, और किस जगह पे अगर होगा उस स्थान पे तो क्यों होगा, किस आधार पर होगा। यही तो हमें कॉमन एरर पकड़ना है। इसी में ये लाजवाब क्लास होगा आपका, और निरंतर इसी तरह से टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे और बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे। इस लगातार जो आपको वीडियो मिलता रहेगा, वीडियो लेक्चर हर एक टॉपिक का, वो बिल्कुल आप लोग देखते रहेंगे। सारा जो आप लोगों में जो भी ये प्रॉब्लम है वो सारा दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत हवा है, जो लोग हवा समझ रहे हैं, इंग्लिश कोई हवा नहीं है। जब एक एक चीज़ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप देखोगे तो सारा चीज़ आसान आने लगेगा, होने लगेगा, जब कोई चीज़ कंटिन्यूटी के साथ होता है। क्योंकि लैंग्वेज, नई लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है, बट कंटिन्यूटी अगर रहे और कॉन्फिडेंस रहे, एवरीथिंग विल बिकम ईजी। तो चलिए, आज ये क्लास हमारा रहा फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर की आज मैंने नींव रखी और फिर हम लोग चलेंगे। लेकिन आप लोग लगातार बने रहें बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि डटे रहोगे तो निखर जाओगे और हट जाओगे तो बिखर जाओगे। इसलिए आपको डट के रहना है और एक एक वीडियो लेक्चर को एंजॉय करना है। और उतना ही नहीं,
आप लोगों से मेरी अपेक्षा यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस चीज़ को शेयर करो, बताओ, ताकि वो तब आप भी के भी जो दोस्त हैं जिनका नंबर मेरे पास नहीं है, तो उसको आप शेयर करो, लाइक्स करो और अपना कमेंट्स ज़रूर भेजो, जो रिस्पांस आपका क्या है, क्योंकि वो रिस्पांस अगर आपका कमेंट्स हमें मिलता है तो हमारे लिए एक संबल का काम करता है, एक बहुत बड़ी ताकत है वो। और उसमें आपका सुझाव पे भी मैं गौर करूँगा और उसमें जो भी सुधार करने होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए आपके लायक, आपके जैसे सारा चीज़ तैयार करके, प्रिपेयर करके, आपके समझने योग्य बनाकर बिल्कुल सरलता, बोधगम्यता के साथ और सारा वीडियो लेक्चर इस तरह से प्रदान किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य, अल्टीमेट गोल, कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है और एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, बस एक ही गोल कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, और कुछ नहीं। तो चलिए, with this information let us stop here today, and thank you so much for watching this video lecture. And as usual I would say to you, stay home, stay happy, stay healthy, stay busy, and stay everything. So